नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम कंजप्शन हाइपोथेसिस पर बात कर रहे थे, उपभोग की परिकल्पनाओं पर बात कर रहे थे, और उससे जुड़ी हुई ये हमारी जो अंतिम जो परिकल्पना है वो है जो कि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है। चूँकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम देखें तो इसके जो क्रम है, सीक्वेंस है, उससे संबंधित एक प्रश्न बनता है। तो वो सीक्वेंस आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में उस पर चर्चा भी की थी। जैसा कि पहली हाइपोथेसिस वो आएगी जो कि एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, हिंदी में बात करें तो उसको निरपेक्ष आय परिकल्पना कहा जाता है। दूसरी हो गई रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जिसका नाम है सापेक्ष आय परिकल्पना। और तीसरी जो पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, स्थायी आय परिकल्पना। और अंतिम रूप से जो हमारी ये परिकल्पना है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जीवन चक्र परिकल्पना। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए प्रश्नों पर भी बात करेंगे। इस वीडियो को चालू करने से पहले आप लोगों से मेरी अपील है कि अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा वीडियो के अंतर्गत, जिससे ये साबित हो सके या ये पता चल सके कि आखिरकार इस कंटेंट में और क्या सुधार किया जा सकता है। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर, जिसका नाम है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जीवन चक्र परिकल्पना। जितनी भी परिकल्पना है कहीं ना कहीं जो उपभोग है, कंजप्शन है, उससे जुड़ी हुई है। और जैसा कि मैं मोटे रूप पर यहाँ बात करना चाहूँगा, दो स्थिति है, एक अल्पकाल की शॉर्ट रन टाइम और एक हो गया लॉन्ग टर्म दीर्घकाल। इनको लेकर बात की जा रही है और इसमें भी ये बात की जा रही है कि जो इनकम और कंजप्शन है उनके बीच जो रिलेशन है वो आखिरकार रिलेशन किस प्रकार का है, और उसको लेकर अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने ढंग से बातें की है, उसका अपने तरीके से उसको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, उसमें कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जो ये रिलेशन है वो गैर अनुपातिक है, नॉन प्रोपोर्शनल है, और कुछ का मानना है कि वो अनुपातिक है। और ये हमने पूर्व में भी देखा कि शॉर्ट रन यानी अल्पकाल में जो ये कंजप्शन फंक्शन है, उपभोग फलन है, वो कैसा है, गैर अनुपातिक है। और लॉन्ग टर्म में इन्होंने ये माना कि वो अनुपातिक है, और अनुपातिक होने के कारण ये मूल बिंदु से जो ओ है वहाँ से ये गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में वो एपीसी इक्वल्स टू एमपीसी, एपीसी है वो एमपीसी के बराबर है। लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, दोनों रेखिक है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे ये तो हो गया आपका अनुपातिक, लेकिन अल्पकाल में है वो कैसा हो गया आपका गैर अनुपातिक। अनुपातिक मतलब परसेंटेज, प्रोफेशनल रूप में देखें तो आप देखोगे अनुपातिक और गैर अनुपातिक किसको कहते हैं, ये गणितीय भाषा है। अनुपातिक उसको कहेंगे कि इस अक्ष पर, नीचे वाले अक्ष में जितना परसेंटेज परिवर्तन हो रहा है उतना ही ऊपर वाले में हो रहा है, तो वो अनुपातिक हो गया, ये गैर अनुपातिक है। ठीक है, तो अल्पकाल इसको लेकर यहाँ हम देखेंगे कि ये एक और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दी गई है, और इसमें इस बात को लेकर क्या चर्चा की गई है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि ये परिकल्पना किसके द्वारा दी गई है, एंडो और मोदिग्लानी द्वारा ये दी गई है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसको मैंने तो कैसे ध्यान में रखा है कि जीवन लाइफ है, और मोदी इसको मैंने मौज बना दी, यानी जीवन में क्या है, मौज है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। दूसरी इस बात में आपको ध्यान में रखना है कि इसके अनुसार उपभोग किसी उपभोक्ता की जीवन काल की प्रत्याशित आय पर निर्भर करता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात की गई है। अकॉर्डिंग दिस, यानी इस हाइपोथेसिस के अनुसार क्या है, कंजप्शन डिपेंडेड ऑन द एक्सपेक्टेड लाइफ इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। लाइफ टाइम की जो इनकम है उस पर निर्भर कर रही है, और वैसे कौन सी पर, एक्सपेक्टेड पर। उसको लेकर
यानी कहने का तात्पर्य एक्सपेक्टेड क्या हो गई, एक अनुमानित हो गई, यानी पूरे जीवन काल में उसकी अनुमानित आय, एक्सपेक्टेड इनकम कितनी है, उसके अनुसार उसका कंजप्शन निर्धारित किया जाता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसको लेकर प्रत्याशित आय, एक्सपेक्टेड इनकम को लेकर यहाँ बात की गई है। तीसरा देखें इसमें पॉइंट, अर्थात यहाँ एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का उपभोग इस बात पर निर्भर करता है कि उसके उपलब्ध संसाधन क्या हैं, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, पूंजी पर प्रतिफल की दर क्या है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, और उसकी व्यय करने की योजना क्या है, व्हाट इज़ द प्लान ऑफ स्पेंडिंग इट, और वह योजना किस उम्र में बनाई गई है। इन सभी को लेकर उस प्रत्याशित एक्सपेक्टेड इनकम का निर्धारण किया जाता है और उसके आधार पर उसको खर्च किया जाता है। उसकी आय, जो उसका संसाधन है, इनकम जो उसका रिसोर्सेज है। साथियों यहाँ आप देखिएगा, इस तरफ हिंदी माध्यम है और इस तरफ इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश में टाइपिंग की गई है। तो अगर हिंदी में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो इधर वाला आप देख सकते हो। तो उसमें परिसंपत्तियों का जो उसके पास का वर्तमान मूल्य, वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, कुल संसाधनों में उसकी चालू आय, हिज करंट इनकम फॉर टोटल रिसोर्सेज, और प्रत्याशित श्रम आय से प्राप्त आय शामिल होती है। यानी उसके संसाधन, जो उसकी इनकम है, उसमें कौन कौन सी आय शामिल कर रहा है, ये परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य, कुल संसाधनों में उसकी चालू आय और प्रत्याशित श्रम आय से प्राप्त आय, ये तीनों उसके अंदर, यानी इसके अंदर इनकम फॉर एक्सपेक्टेड लेबर इनकम, इन तीनों को उसके अंदर शामिल किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ निकल कर आ रही है कि ये वाली, ये थोड़ी सी आप ध्यान में रखना है कि उसकी जो जीवन काल की जो प्रत्याशित आय है वो इस पर निर्भर, इसने कुछ अजम्पशन लिए है। उसमें सबसे पहली अजम्पशन ली है कि उपभोक्ता का जो जीवन काल है, जो उसकी लाइफ टाइम है, उसमें जो कीमत स्तर है, प्राइस लेवल है, उसको कांस्टेंट लेकर चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसने दूसरा ये माना कि ब्याज की दर है, उसको उसने क्या माना है, कांस्टेंट माना है। और तीसरी बात वो लेकर चल रहा है अजम्पशन के रूप में कि उपभोक्ता को विरासत में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं होती है और उसकी निवल परिसंपत्तियों में अपनी ही बचतों का परिणाम है। यानी उसको जो भी असेट्स प्राप्त हुई है वो खुद की है, यानी उसको ये नहीं है, हम कहते हैं ना कि बाप दादाओं की ज़मीन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी की सारी उसको किसी विरासत में नहीं मिली है, वो उसकी खुद की है। ये तीन बिंदु उसको लेकर चल रहा है, तीन अजम्पशन उसके अंदर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं कर रहा है और जो प्राइस लेवल है उसमें भी कोई किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर रहा है। इन मान्यताओं को लेकर एक उपभोक्ता का उद्देश्य जीवन काल में अपनी उपयोगिता को अधिकतम बनाए रखना है, जो कि इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके जीवन काल में उपलब्ध कुल आय या संसाधन कितने हैं, उसकी लाइफ टाइम में उसके पास जो अवेलेबल इनकम है, रिसोर्सेज है क्या हैं, और उनको अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ टाइम का जो उसकी यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करने का उसका उद्देश्य रहता है। यानी उसको मैक्सिमाइज करता है, अधिकतम करने का वो प्रयास करता है इसके अंतर्गत, ठीक है। यानी वो यहाँ हम देख रहे हैं कि उसका जो कंजप्शन है वो एक्सपेक्टेड जो इनकम है उसकी लाइफ टाइम की, उसको निर्धारित कर रहा है, उसके अनुसार किया जा रहा है और उसके आधार पर वो अपने जीवन काल में अपनी उपयोगिता है उसको अधिकतम करने का प्रयास करता है। इसमें हम आगे बात करें कि एक हम देखें कि जीवन अवधि है, जो लाइफ टाइम है, वो दी हुई होने पर, यानी यहाँ मान रहा है कि एक व्यक्ति है, उसका एक लाइफ टाइम है, एक जीवन काल है, यानी 60 वर्ष 70 वर्ष जो भी, और उसका उपभोग उसके संसाधनों के अनुपात, जो रिसोर्स है उसके अनुपात में वो उसको प्रयोग करता है, परंतु वह अपने संसाधन मतलब उसकी आय, रिसोर्स मतलब इनकम को वे एक्सपेंडिचर करने की योजना प्लान बनाता है। उसका नियम यह है, अब वो एक्सपेंडिचर करने का जो प्लान बनाता है वो क्या है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन एक अपन भाषा के रूप में देखें कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में उसकी व्यय बढ़ती है, प्रारंभ में उसका खर्च बढ़ता है। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से प्रारंभ में अगर कोई प्लान बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो कंजप्शन है वो उसकी इनकम से ज़्यादा होती है, और जीवन के मध्य वर्षों में ऊंची होती है और सेवानिवृत्ति पर एकदम ही कम हो जाता है। अगर उसकी इनकम की बात करें तो प्रारंभ में उसकी इनकम कम होती है,
लेकिन उसका जो बीच का समय आता है, मिडिल ईयर्स होती है, उस मिडिल ईयर्स में उसकी इनकम अधिकतम होती है, और फिर जैसे ही वो सेवानिवृत्ति पर जाता है तो उसकी इनकम क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक है, एकदम कम हो जाता है। इस प्रकार युवा अवस्था में वो कम बचत या विसंचय करेगा। ठीक है, कम बचत करेगा और उपभोग अधिक करेगा युवा अवस्था में, और मध्य आयु में अधिक बचत और कम उपभोग करेगा, और बुढ़ापे में फिर भी संचय करेगा। यहाँ हम देखें तो हमने ये देखा कि वो यूथ में वर्क विल सेव, और यहाँ देखते हैं कि युवावस्था में वो कम बचत करता है, उसकी सेविंग कम होती है। ठीक है, और मध्य आयु में जो मिडल के समय में वो उसकी बचत है वो अधिक होती है, और कंजप्शन उसका क्या होता है, कम होता है। और अगर वो बुढ़ापे में ओल्ड एज में देखें तो वापस उसकी जो है ना सेविंग है वो कम हो जाती है, और अपनी आय से अधिक उपभोग वो उसकी इनकम से ज़्यादा वो कंजप्शन करता है। एक कर्व के माध्यम से, एक वक्र के माध्यम से उसको पढ़ेंगे और बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपको एक्सपेक्टेड इनकम को लेकर ये चल रहा है। एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझें। जो CC1 वक्र है वो उसका कंजप्शन कर्व है, जो उसके लाइफ टाइम के कंजप्शन को दर्शा रहा है, और ये उसकी लाइफ टाइम में एक प्रकार से कांस्टेंट सा है, थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ ये आपको दिखाई दे रहा है। और ये Y0 Y1 जो आपको वक्र दिखाई दे रहा है, ये उसके जीवन काल में, क्योंकि उसका जीवन काल हम यहाँ मान रहे हैं OT मान रहे हैं, टोटल T है, T वर्ष तक वो रहता है। तो जीवन काल T में उस व्यक्तिगत जो कंज्यूमर की बात की जा रही है उसकी आय को दर्शा रहा है, आय को प्रकट कर रहा है। तो इसके जो मिडल समय है T1 T2 पर, तो उसकी जो इनकम है वो अधिक होती है, लेकिन वापस जो सेवानिवृत्ति का समय आता है तो उसकी इनकम यहाँ Y से Y1 वापस गिरावट की ओर आप देख रहे हो। अब यहाँ से इस डायग्राम को लेकर भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में देखें। जो हमने ऊपर बात पढ़ी थी, अपने जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था है जिसको हम देखें OT1 है, चित्र में देखा हमने, वह अपने उपभोग स्तर को, ये उसका उपभोग स्तर है CB, एक प्रकार से हम ये मान लें कि एक प्रकार से कांस्टेंट जैसा है CB बनाए रखने के लिए, क्योंकि उसकी इनकम तो Y0B इस प्रकार से ये बढ़ रही है और उसका जो कंजप्शन है वो तो ऊपर है। तो इसके लिए जो ये CY0B, ये बीच वाला जो ये क्षेत्र है, ये ज़्यादा आवश्यकता हो रही है मनी की, तो ये यहाँ से वो क्या करता है, या तो उधार लेता है एक प्रकार से ये मान लीजिए। और अपने जीवन के जो मध्यवर्ती वर्ष है, जो मिडिल टाइम है, मिडिल टाइम को हम देखें T1 T2 है, इस T1 T2 में हम देखें कि उसका जो इनकम लेवल है वो अधिक है और कंजप्शन ये BS है, तो यहाँ उसको वापस क्या है, सेविंग हो रही है। ठीक है, और वह अपने इस जो पुराने वाला जो उसका ऋण था, एक तरह से लोन देखें, जो उधार देखें, उसको चुकाएगा। साथ ही साथ जो भविष्य में उसकी जो वापस उसकी इनकम में जो सेवानिवृत्ति के बाद जो गिरावट आएगी, उसके लिए वो कुछ सेविंग भी करेगा, बचत भी करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये BYS है वो उसकी सेविंग को दर्शा रहा है, ये वाला। और जीवन के अंतिम वर्षों की बात करें, T2T की बात करें, तो वापस उसका जो खर्च है वो C1Y, ये बीच वाला भाग है, ये वापस बढ़ जाएगा। और ये कहाँ से पूरा करेगा, जो मिडिल टाइम था जिसमें उसने सेविंग की थी उसको यहाँ पूरा करेगा। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत आप देखोगे कि उपभोग किसी उपभोक्ता के जीवन काल में जो उसका कंजप्शन है वो उसकी जो जीवन काल में प्रत्याशित आय का फलन है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उस कंज्यूमर की जो कंजप्शन है वो उसकी लाइफ टाइम का जो एक्सपेक्टेड इनकम है उसका इसको फंक्शन माना जाता है। ठीक है, तो ये एक आसान सा डायग्राम है। इस डायग्राम में आप जो ये प्रारंभिक वर्ष है उसको ध्यान में रखना, और जो ये मिडल वर्ष टाइम है उसको ध्यान में रखना। ये सेवानिवृत्ति, ये 3 टाइम है, 1, 2 और 3। कहीं ना कहीं इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और मैंने ये आपको बताया कि उसकी एक्सपेक्टेड इनकम में क्या क्या शामिल है, उसकी जो चालू आय है,
ठीक है, उसको भी हमने शुरू में देखा था कि संसाधनों की जो करंट ईयर है उसको शामिल किया जाता है, उसकी जो जो एक्सपेक्टेड जो लेबर इनकम है उसको शामिल किया जाता है, और उसका जो परिसंपत्ति है, एसेट है, उसके वर्तमान मूल्य उसको उसके अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, और एक डायग्राम के माध्यम से और उसको समझें। जो केन्स का उपभोग फलन है हूबहू उसी प्रकार से एक और डायग्राम का प्रयोग किया गया है, जिसमें यहाँ सी एल है वो एक तरह से दीर्घकालीन कंजम्पशन फंक्शन है, दीर्घकालीन उपभोग फलन है, और सी एस है वो अल्पकालीन उपभोग फलन है। यहाँ क्योंकि जो जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है उसमें कहीं ना कहीं जो जीवन काल की एक्सपेक्टेड इनकम को लेकर चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो सेविंग्स है उनमें परिवर्तन होता है। ठीक उसी परिवर्तन के अकॉर्डिंग यहाँ ये सी एस जो कर्व है वो समय के साथ ऊपर की ओर विवर्तित हो गया, और जो ये लॉन्ग टाइम का जो सी एल जो दीर्घकालीन सी एल कर्व है जिस पर हम देखेंगे वो अनुपातिक उपभोग को दर्शाता है, क्योंकि इस पर ए पी सी इक्वल्स टू एम पी सी दोनों बराबर होती है। तो इस पर ए पी सी स्थिर भी रहती है, क्योंकि बिल्कुल किसी भी बिंदु पर आप ए पी सी निकालोगे वो क्या रहेगी, समान रहेगी जो मूल बिंदु से गुजरता है। क्योंकि जब अर्थव्यवस्था वृद्धि की ओर अग्रसर होती है तो कुल आय में श्रम आय का भाग और कुल आय से परिसंपत्ति अनुपात है वो स्थिर रहता है। तो कहीं ना कहीं ये डायग्राम आप देख रहे हो तो एक प्रकार से वो केन्ज की जो उपभोग फलन है, केन्ज ये कंजप्शन फंक्शन है, उसकी उसी के अनुसार इसको बनाया गया है। केवल यहाँ जो बचत है उसके माध्यम से परिसंपत्तियों के संचय के परिणाम स्वरूप इनका जो इंटरसेप्ट है, जो अंतःखंड है वो बदल जाता है, क्योंकि सेविंग्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि ऊपर वाले डायग्राम में हमने देखा था। बाकी आप यहाँ ज़्यादा इस पर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने ये देखा था कि वही बात है, अल्पकाल में ये अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में रेखिक है, लेकिन दीर्घकाल में क्या हो गया, ये सी एल है वक्र है वो उसमें ये अनुपातिक हो गया, अल्पकाल में अनुपातिक नहीं है। तो ये अनुपातिक क्यों है दीर्घकाल में, क्योंकि ये ओ बिंदु से होकर गुजर रहा है, और जिस पर एपीसी और एमपीसी एक दूसरे के बराबर रहती है, और एपीसी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इस जो सिद्धांत है उसमें भी कुछ आलोचनाएं की गई है। सबसे पहली आलोचना आप देखोगे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि जीवन काल उपभोग की योजना अवास्तविक है, प्लान फॉर लाइफ टाइम कंजप्शन। तो ये जो प्लान बनाया जाता है, क्योंकि एंडो और मोदिग्लानी का कथन था कि उपभोक्ता अपने जीवन भर के उपभोग की योजना बनाता है, अवास्तविक है, ये माना ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उपभोक्ता भावी उपभोग की अपेक्षा जो अनिश्चित है वर्तमान उपभोग पर अधिक ध्यान देता है, भविष्य पर नहीं ध्यान देता है। दूसरी हम देखें कि उपभोग परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष तौर से संबंध नहीं है, कंजप्शन नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू असेट। जीवन चक्र सिद्धांत पहले ये मान लेता है कि उपभोग व्यक्ति की परिसंपत्ति से प्रत्यक्ष डायरेक्टली संबंध रहता है, लेकिन ज्यों ज्यों उसकी असेट बढ़ती है, परिसंपत्तियां बढ़ती है, त्यों उसका उपभोग बढ़ता है, और परिसंपत्तियों की घटने पर उपभोग घटता है। ये भी अनावश्यक है, क्योंकि हो सकता है व्यक्ति अपनी परिसंपत्ति बढ़ाने के लिए उपभोग घटा दे। उपभोग जीवन के दृष्टिकोण पर भी निर्भर है, व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर भी उपभोग निर्भर करता है। समान आय परिसंपत्तियों के दिए होने पर एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा अधिक उपभोग भी कर सकता है। अलग अलग व्यक्ति का जीवन जीने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, इसलिए समान आय होने पर भी अलग अलग व्यक्ति की जो कंजप्शन का है वो अलग अलग है। उपभोक्ता विवेकी और सुबुद्ध नहीं है। यहाँ ये मानकर चल रहे हैं कि उपभोक्ता रेशनल है, नॉलेजेबल है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि वो उसको इतना उसके फ्यूचर को लेकर, उसके जीवन काल को लेकर इतनी जानकारी नहीं रहती जितना इस सिद्धांत में माना गया है। और इसमें बहुत सारे वेरिएबल का प्रयोग किया गया है, ये भी जैसे चालू आय है, भावी प्रत्याशित श्रम आय है, परिसंपत्तियों का मूल्य है, जीवन काल है, इतने इनका प्रयोग किया गया है, बड़ा ये वास्तविक है।
इन सब बातों के बावजूद भी हम इस जीवन चक्र सिद्धांत को अच्छा मानेंगे, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है, क्योंकि इसमें उपभोग फलन के अंतर्गत चर के रूप में केवल परिसंपत्ति को ही शामिल नहीं किया गया, अपितु इस बात को स्पष्ट करता है कि अल्पकाल में एपीसी ग्रेटर देन होती है किससे, एमपीसी से, और दीर्घकाल में एपीसी क्या रहती है, स्थिर रहती है, जिसको हमने इस चित्र के माध्यम से देखा कि वो एक बिल्कुल जो CL वक्र है जो दीर्घकालीन है उस पर वो कांस्टेंट रहती है। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देखोगे, पहला प्रश्न हम देखें कि अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन, इंडिविजुअल लेवल ऑफ कंजप्शन डिपेंड नॉट ओनली करंट इनकम बट आल्सो ऑन लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड अर्निंग। यानी यहाँ हमने अभी तक बात की थी कि वो उसकी जो दीर्घकालीन है वो उसकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है उस पर भी निर्भर करता है। तो पहला कथन सही है। इट इज अज्यूम द इंडिविजुअली प्लान ए पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड अर्निंग ओवर द लाइफ टाइम। इसका मतलब क्यों, क्योंकि ये उस व्यक्ति के जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसका खर्च किया जाता है, वो उसकी जो जीवन काल की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है, एक्सपेक्टेड जो आय है उस पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये इसकी एक सही व्याख्या कर रहा है। तो ये इसका ऑप्शन है वो डी सही रहेगा। फिर देखिए हम दूसरा प्रश्न, एपीसी कैन नेवर बी जीरो, इट कैन बी ग्रेटर देन 1। यानी हमेशा एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकती और वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ये सही बात है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज पॉजिटिव एवन व्हेन इनकम इज जीरो। ये कह रहा है कि चाहे इनकम जीरो हो लेकिन कंजप्शन है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती और एक से अधिक नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जो है इसका पहला ऑप्शन है वो इसका क्या होगा, सही होगा। फिर तीसरा प्रश्न देखें, इफ़ ए लाइनर कंजप्शन फंक्शन पास थ्रू द ओरिजिन देन ए मीन्स। यानी यहाँ ये कह रहा है कि अगर जो ये कंजप्शन फंक्शन है वो इस मूल बिंदु से आरंभ होता है तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, एपीसी इक्वल्स टू एमपीसी, एपीसी एमपीसी के बराबर होता है। जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही है। अगला हम देखें, एवरेज अरेंज द फ्लोइंग कंजप्शन हाइपोथेसिस इन द असेंडिंग ऑर्डर इन विच द अपीयर्ड द इकोनॉमिक लिटरेसी। यानी इसको आप देखो कि किस प्रकार सबसे पहले कौन सा आया उसके बाद कौन सा आया, तो ये आपको देखना है, ये इसका आपको जवाब देना है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये प्रश्न है कुछ इससे जुड़े हुए जो काफ़ी इतने जटिल नहीं है, एक क्रम से संबंधित, और ये लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई है इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक पहले करवाना है तो आप कमेंट बॉक्स पर दर्ज कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।